Hello students, once again Anupsa here from the behalf of Saraswati Education Center with innovative learning classes. So in today's topic we will learn about cell cytoplasm. देखिए अभी तक हम जो सेशन ले रहे हैं इसमें वो सेल का ले रहे हैं। सेल जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है या एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कहते हैं किसी भी रिप्रोडक्शन सिस्टम को आप समझना चाहें उसके लिए भी, अगर आप ह्यूमन बॉडी को समझना चाहते हैं उसके लिए भी, क्योंकि सेल से ही जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म हो सेल से ही बने हुए होते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो होगी सेल साइटोप्लाज्म पर। और इससे पहले हम आपको जो बता चुके हैं क्रिएशन ऑफ सेल के बारे में, जिसमें कि आपकी हिस्ट्री ऑफ सेल आई थी पहले, कि सेल की जो हिस्ट्री है वो कौन क्या है, कैसे है, क्या सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे जिनकी वजह से आज हम इस इतना सेल को समझ पा रहे हैं। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सबसे पहली बुक जो माइक्रोग्राफिया थी वो किसने लिखी थी और कब लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही हमने ये भी जाना है कि सेल की थ्योरीज कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या उसके बारे में बताया था। आप इसको रिवाइंड कीजिए, खुद से याद कीजिए, तो आपको ये सब याद आ जाएगा। और इसके बाद में हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की, जो कि सेल का आउटर लेयर होता है। सेल के आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पहले पढ़ा था यहाँ पर अभी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्म, जो कि सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर लेयर है, और जो कोर होता है, पॉइंट होता है न्यूक्लियस। तो इस कोर पॉइंट न्यूक्लियस और आउटर लेयर के बीच के हिस्सों को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आज का जो सेशन है वो साइटोप्लाज्म को लेकर होगा। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। तो उससे पहले हम यहाँ फिर से वापस क्लियर कर देते हैं कि हम इससे पहले आपको डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा चुके हैं, थ्योरी ऑफ सेल्स बता चुके हैं, फैक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सेल्स बता चुके हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका लास्ट सेशन हुआ था, और ये सेशन आपका है साइटोप्लाज्म का लेकर के। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? एक्चुअली साइटोप्लाज्म जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। ये आपको पहले ही बता चुका था मैं। इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच का जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हैं जो आउटर लेयर है, और जो बीच में है ये न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, और ये जो है न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है। और जो बाकी ये बीच का हिस्सा इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि जेली लाइक फ्लूइड होता है। और बाकी जो ये आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनल्स हैं। ये सब क्या है, ये ऑर्गेनल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनल्स है। ये सब क्या है, ये ऑर्गेनल्स हैं जो कि इसमें तैरते रहते हैं, जेली लाइक फ्लूइड के अंदर ये तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। आप इस फिगर में देखिए यहाँ पर, ये तो आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है बीच में, और ये बाकी जो है ये सब, ये पूरा जो हिस्सा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में और अच्छे से आगे समझते हैं, और साथ में समझेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या काम करते हैं। देखिए, तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल ऑर्गेनल्स जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो सेल के ऑर्गन हैं। इन दिस वे एन ऑर्गेनल्स इज ए लिटिल ऑर्गन, एन ऑर्गेनल्स इज ए लिटिल ऑर्गन ऑफ ए सेल विच प्रोवाइड प्रोटीन एनर्जी टू द सेल। ये ऑर्गेनल्स जो हैं सेल को एनर्जी और प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। जैसा अभी बताया था आपको, एवरी सेल हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स। जो सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसको न्यूक्लियस से अलग, जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर साइटोप्लाज्म के साथ हम न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर दें तो इन दोनों के साथ में हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इस तरह से आपको ये बता दें यहाँ पर कि जो प्रोटोप्लाज्म की जो टर्म है वो कि पुरकिंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है। अब इस सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखने के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, इसमें सबसे पहला नाम जो दिया गया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, दूसरा नाम है लाइसोसोम्स, तीसरा है गोल्गी बॉडी अपार्टस या गोल्गी बॉडी, तीसरा नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। फिर हमारे वैकल्स होते हैं। वैकल्स के हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, ये प्लास्टिड जो पार्ट है ये प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है। तो आपका जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड है, वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। देखिए, इट इज़ कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। पोरस का मतलब है कि मैंने बताया उसमें क्या है, थोड़े होल्स होते हैं जिसमें से कि कोई भी लिक्विड जो है वो वहाँ से मतलब कहते हैं ट्रांसपोज हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और अंदर की तरफ जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड हुआ होता है। दीज फोल्ड्स क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी। जब ये अंदर तरफ फोल्ड हो जाते हैं तो एक जो एटीपी, जो एडेनोसाइन ट्रांसपोर्ट है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है माइटोकॉन्ड्रिया को भी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी है वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक्चुअली वो पार्ट है जो कि एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल सिंथेसिस है। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल। Hence, mitochondria are called cell powerhouse. नॉर्मली जब हम एटीपी की बात नहीं करते तो हम यही कहते हैं कि जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। और एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पार्ट जो सेल एनर्जी क्रिएट करता है वो क्या है, एटीपी, मतलब कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद अपना डीएनए होता है, और इसमें राइबोसोम भी होते हैं। देखिए राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन्स को क्रिएट करता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन को क्रिएट करता है, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो उन प्रोटीन्स को आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। इस तरह से जबकि इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना प्रोटीन यहाँ पर जनरेट कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर को और ज़्यादा एनालाइज कर समझते हैं। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ से हम देखा जाए तो ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर हम देखें, ये अंदर की तरफ जो है ये फोल्ड हो गया है, अंदर की तरफ चला गया है। यहाँ पर जो इमेज हम देख रहे हैं, देखिए मैं इमेज को वहीं क्लिक करता हूँ। ये हमारी एक आउटर लेयर है जो बाहर की तरफ ये बन रही है, और जो ये अंदर की साइड है ये लाइन, ये अंदर की तरफ घुसी हुई, क्यों, जिससे कि स्पेस क्रिएट हो गया है। किसके लिए, एटीपी एडोलसेंट के, ये एटीपी जो है हमारा, इसके लिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ है। और देखिए यहाँ आप देख रहे हैं जो मैंने बताया था, ये राइबोसोम, राइबोसोम ये स्पॉट्स दिखे हुए हैं। राइबोसोम क्या प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से प्रोटीन की नीड नहीं पड़ती है, प्रोटीन इसमें क्रिएट होता है। और आगे ये देखिए यहाँ पर डीएनए भी दिया हुआ है इसमें, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी है। मैं हाईलाइट करता हूँ उसको, ये दिया माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। चलिए और नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम ये देखेंगे कि लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या काम करते हैं। और देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, जो कि सेल को पावर प्रोवाइड कराता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सेल के अंदर कुछ कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो सेल को ख़त्म कर देता है, जो कि सेल का सुसाइडल बैग कहलाता है। और वो क्या है, वो है आपका गोल्गी अपार्टस। वो क्या है, गोल्गी अपार्टस। आइए चलते हैं गोल्गी अपार्टस के बारे में देखते हैं। तो सॉरी, वो लाइजोसोम्स है, मैं गलती से बोल गया, गोल्गी अपार्टस लाइजोसोम की बात कर रहे हैं। तो वो हमारा लाइजोसोम। तो लाइजोसोम क्या है, लाइजोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। क्योंकि लाइजोसोम एक्चुअली जब सेल डैमेज होता है तो लाइजोसोम उसको बर्स्ट कर देता है। बर्स्ट का मतलब होता है प्रेशर के थ्रू उसको ख़त्म करना। अब ख़त्म कैसे होता है, लाइजोसोम जब बर्स्ट करता है तो एक एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो वो एंजाइम जो है वो एंजाइम सेल को डाइजेस्ट कर देता है। इस तरह से जो हमारे डेड सेल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दे कंटेन मेम्ब्रेन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। सैक्स क्या है हमारे यहाँ पर, अब सैक्स होते हैं हॉलो, हॉलो मतलब जो अंदर से थोड़े खाली से होते हैं, जब बैग या पाउच टाइप के। तो दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स किसके बने होते हैं, आर ई आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या काम है, टू डाइजेस्ट द वर्म, मतलब वर्म मतलब जो फटे हुए कटे हुए जो हमारे जो खराब सेल होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। आउट सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल ऑर्गेनल से बाहर निकलते हैं। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल क्या कहते हैं डैमेज हो जाता है कोई भी, तो लाइसोम में बस्ट, लाइसोम उसको बस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया था। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और इस तरह से जो एंजाइम है उसमें से रिलीज होता है वो अपने ही सेल को क्या करता है, क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और इस डाइजेशंस के होने की वजह से वो
सेल ख़त्म हो जाता है, और इसलिए हम लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। इट इज़ ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जितना भी डिस्पोजल क्या कहते हैं ना, वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा कहाँ जाता है, लाइजोसोम की ओर जाता है। तो नेक्स्ट इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोल्गी अपार्टस के बारे में, जिसके बारे में मेरे मुंह से निकल गया था पहले। तो गोल्गी अपार्टस क्या है, गोल्गी अपार्टस कैसे काम करता है, वो आगे हम समझते हैं अभी। देखिए, द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन as vessels are called Golgi apparatus. It is basically store, pack, and modifies the products in vessels. It temporarily store protein that moves out of the cell through the vessels of the Golgi apparatus. अब जैसा हमने यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं वापस कि ये क्या काम करता है, मैं वापस हाईलाइट करता हूँ इसको अभी। प्रोटीन, इट टेम्परली स्टोर्स प्रोटीन। तो अगर ये भी प्रोटीन स्टोर करता है तो राइबोसोम क्या करता है, हाँ देखिए इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर अभी। तो राइबोसोम का काम क्या है, देखो राइबोसोम का काम था प्रोटीन को बनाने का। मेन बात ध्यान रखना, हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन को बनाने का काम राइबोसोम का है। और राइबोसोम जो होते हैं वो 90% आरएनए होते हैं। आरएनए मतलब देखिए आपका डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम 90% आरएनए होता है, और ये ही आपका जो पार्ट है राइबोसोम, वही प्रोटीन को बनाता है। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, देखिए गोल्गी बॉडी का काम है उस बने हुए प्रोटीन को स्टोर करना। राइबोसोम को क्या काम है, सॉरी इसका गोल्गी अपार्टस का काम है, गोल्गी अपार्टस का फंक्शन ये है कि वो उस बने हुए प्रोटीन को स्टोर करेगा, पैक करेगा। उस बने हुए प्रोटीन को स्टोर करेगा और पैक करेगा, और पैक होने के बाद में ये जो प्रोटीन होता है ये ईआर के थ्रू, राइबोसोम जो बना रहा है प्रोटीन, ये बना हुआ प्रोटीन जो कि गोल्गी अपार्टस में स्टोर होता है, ये ईआर के थ्रू सारे ही सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये ईआर का जो फंक्शन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एक पूरा प्रेजेंटेशन अलग होगा, उसकी पूरी क्लास अलग होगी। हालांकि थोड़ा सा ईआर के बारे में इसमें भी बताएंगे इस सेशन के अंदर, लेकिन आपको डिटेल से ईआर के बारे में जानना है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि क्या, दिस स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जो होता है एज वेसल्स आर कॉल्ड गोल्गी अपार्टस। इट इज बेसिकली स्टोर, पैक एंड मॉडिफाइज द प्रोडक्ट्स इन वेसल्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, वेसल्स के अंदर ही कोई पैकेट मॉडिफाई करते हैं और पैक बनाते हैं। पैक्स बनाने का काम यहाँ पर क्या है, किसको लेकर के, वो प्रोटीन को लेकर के। प्रोटीन के पैक्स बनाना, उसको मॉडिफाई करना, उसको स्टोर करके रखना टेम्परली। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, वेसल्स के थ्रू गोल्गी अपार्टस जो है वो उस प्रोटीन को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इसमें जो नेक्स्ट आपको जो पॉइंट आएगा वो आएगा वैकल्स का। तो वैकल्स क्या है हमारे, देखिए गोल्गी अपार्टस की हमें इमेज पूरी क्लियर दी हुई है। ये आपका जो पार्ट है गोल्गी अपार्टस, ये जो पार्ट दिया हुआ है गोल्गी अपार्टस, ये क्या काम करता है, जैसा बताया कि ये राइबोसोम के द्वारा बनाए हुए प्रोटीन्स को थोड़ा टेम्परेली होल्ड करके रखता है। और ये क्या है आपका लाइजोसोम। लाइजोसोम का काम क्या बताया था, ये आपका सुसाइडल बैग है जो कि मरे हुए सेल्स को, डेड सेल्स को ख़त्म करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है आपका ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बाहर की ओर होता है। किससे, ये जो आप अंदर की ओर देख रहे हैं ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है क्लोज होता है न्यूक्लियस के, और इसके रफ एंडोप्लाज्म के और बाहर की ओर जो होता है ये स्मूथ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये स्मूथ क्यों होता है, देखिए आप इसमें देख रहे हैं ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर आप वाइट स्पॉट देख रहे हैं, एक्चुअली ये होल्स हैं, या ये आप ये कह लीजिए ये राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम इस पर होने की वजह से, क्योंकि राइबोसोम अटैच होते हैं RER से, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसकी वजह से ये बहुत स्मूथ नहीं हो पाता है, ये रफ हो जाता है। और जबकि ये आपका स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ रहता है। ठीक है, तो वैसे हम आगे चलते हैं, हमारा जो
नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हीकल्स। व्हीकल्स के बारे में पढ़ते हैं आगे। देखिए व्हीकल्स क्या है, व्हीकल्स आर स्टोरेज सैक्स। व्हीकल्स क्या है, स्टोरेज सैक्स। सैक्स के बारे में क्या बताता है, सैक्स होते हैं आपके स्पेस, एक फ्री स्पेस जो एम्प्टी स्पेस, उसको हम बोलते हैं सैक। तो व्हीकल्स क्या है, स्टोरेज सैक्स हैं फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, जो कि किसी भी लिक्विड कंटेंट के सॉलिड कंटेंट को स्टोर करके रखते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स। देखिए एनिमल्स के सेल्स के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो कि प्लांट के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। और ज़्यादातर हिस्सा जो है प्लांट के सेल का वो व्हीकल्स का ही बना हुआ होता है। ठीक है। विद वाइल प्लांट हैव लार्ज में ऑक्यूपाई, ये कह रहा है कि मैं ऑक्यूपाई 50 से 90% जो होता है प्लांट के सेल में वो व्हीकल्स होते हैं, जिसके अंदर की सेल का वॉल्यूम ज़्यादातर यही ऑक्यूपाई करते हैं। हैंस टू प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिगिडिटी टू द सेल। इस तरह से सेल को टर्गिडिटी, टर्गिडिटी मतलब कि जो कहते हैं कि स्मूथ, जो कि टर्गिडिटी का मतलब यहाँ पे है कि जिसकी वजह से वो उसका फैलाव जो होता है, फैलाव जो होता है पेड़ का तना बढ़ता जाता है ना, टर्गिडिटी। और जो रिगिडिटी और जो सॉलिडनेस होती है उस प्लांट को, वो किसकी वजह से, व्हीकल्स की वजह से मिल पाती है। दैट after we are knowing that many substances like amino acids, sugars, organic acids and proteins are stored in vehicles। तो vehicles क्या करते हैं, वो अमीनो एसिड्स और शुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड्स और जो प्रोटीन्स होते हैं इसको ये होल्ड करके रखते हैं किसमें, व्हीकल्स के अंदर। इन अमीबा फूड व्हीकल्स इज स्पेशलाइज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जो अमीबा के अंदर फूड व्हीकल्स है वो स्पेशल रोल मतलब प्ले करता है। जैसे आपने अगर कभी इमेज देखी हो अमीबा की, तो उसके अंदर जो व्हीकल्स होते हैं वो उसके अंदर अपने फूड को स्टोर कर लेता है। ठीक है। तो हम इसमें आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है। और प्लास्टिड्स किस में होते हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ आपके प्लांट सेल के अंदर होते हैं। दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए चलते पढ़ते हैं क्या कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं और ये ल्यूकोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं। देखिए हम यहाँ पर अभी देखेंगे और जो ऑर्गेनल्स का एक पार्ट है प्लास्टिड्स। अभी आपको मैं बताया था जैसे यहाँ लिखा हुआ है दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। नंबर वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर टू इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर, क्रोमोप्लास्ट एक कलर प्लास्टिड्स होते हैं जिसके वजह से कोई भी कलर प्लांट पर दिखता है। जैसे ग्रीन पिगमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रीन पिगमेंट एंड यूजफुल in photosynthesis and also contains various other pigment like yellow और orange। देखिए जिस प्लांट के अंदर जो ज़्यादा पिगमेंट होता है वो प्लांट उसी के जैसा दिखता है। तो क्रोमप्लास्ट क्या है, क्रोमप्लास्ट वो कलर प्लास्टिड्स हैं। क्रोमप्लास्ट क्या है, वो कलर प्लास्टिड्स है। और जो कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है। दोनों ही प्लास्टिड है जैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिड के ही पार्ट है। दो टाइप के प्लास्टिड, क्रोमप्लास्ट, क्रोमप्लास्ट हमारा कलर प्लास्टिड्स है और ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस या फिर वाइट प्लास्टिड होता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट देखिए यहाँ पर क्या, स्टोर्स मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ये ऑयल्स को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, फैट को स्टोर करना, ये सारी चीज़ें कौन स्टोर करता है, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो कवर्ड बाई ए डबल मेम्ब्रेन, द मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा, सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के अपने खुद के भी क्या डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। देखिए मेन तो वर्क है प्रोटीन बनाने का, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो राइबोसोम का है। राइबोसोम जहाँ होगा वहाँ प्रोटीन बनेगा। तो देखिए प्रोटीन यहाँ बन रहा है और जिसकी वजह से ही क्या, तो स्टोर मटेरियल, मटेरियल को स्टोर कर पा रहा है। क्यों, प्रोटीन को ये स्टोर कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन बन रहा है। तो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को कंटेन कर रहा है। जब क्रोमोप्लास्ट में प्रोटीन बनते हैं तो वो कंटेन भी नहीं करेगा। क्रोमोप्लास्ट तो क्या, वो पिगमेंटेड है। क्रोमोप्लास्ट क्या, वो पिगमेंट्स है क्योंकि वो कलर वाला है। तो जो कलर ज़्यादा होता है किसी प्लांट के अंदर, जो पिगमेंट ज़्यादा होगा उसी तरह का वो फिर प्लांट दिखाई देता है। इसलिए आप ग्रीन पिगमेंट जैसे हमको प्लांट ग्रीन दिखते हैं, जिसके अंदर रेड पिगमेंट ज़्यादा होगा वो प्लांट को रेड कलर का दिखाई देगा। इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। तो समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ अभी कि ये रेटिकुलम जो वर्ड है, इस रेटिकुलम वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये है, ये पॉइंट ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे, इससे ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इससे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, देखिए कि वेब टाइप का बनता जाएगा, ये एक नेटवर्क टाइप बनता जाएगा, वेब टाइप बनता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलम। आप इस चीज़ समझिए, इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलम। रेटिकुलम एक वेब टाइप होता है। मैं आगे कुछ चीज़ बताने से पहले आपको मैं चीज़ समझाता हूँ। रेटिकुलम क्या है। रेटिकुलम वेब टाइप कंटेंट एक झिल्ली है, जो कि आप जैसे समझ लीजिए कि कोई सिटी है, उसके अंदर पूरी पाइपलाइन बिछा दी गई है। तो ऐसे ही जो भी ऑर्गेनल्स को प्रोटीन अगर प्रोवाइड हो रहा है, एनर्जी प्रोवाइड हो रही, जो भी एलिमेंट कंटेन मटेरियल किसी भी ऑर्गेनल्स को चाहिए या सेल को चाहिए, वो इस और नेटवर्क के थ्रू जाता है। और जो नेटवर्क है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इट इज़ अ रेटिकुलम स्ट्रक्चर मेड ऑफ ड्यूअल लेयर इन साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ड्यूअल लेयर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलम। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड ई आर। शॉर्ट में उसको ई आर कहते हैं, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ई आर कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, लिविंग आरबीसीज ऑफ मैमल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो कि आरबीसी के अंदर पाता है, रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर होते हैं, चाहे वो मैमल्स हो, बैक्टीरिया, वायरसेस हो, उस सभी के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले गार्नियर ने 1897 में डिस्कवर किया था। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, दो टाइप के आपके ई आर होते हैं। जैसे मैं आपको बीच में एक पॉइंट आया था, मैंने वहाँ भी क्लियर किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिए हुए हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ये है, और ये आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये जो इमेज है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये इमेज है आपका सेल का पूरा। और सेल के न्यूक्लियस के पास में ये जो है, देखो ये हिस्सा, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये हिस्सा जो कि यहाँ बाहर आ गया है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आप रफ एंडोप्लाज्मिक स्पॉट देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स, जिसकी वजह से ये थोड़ा हमको स्मूथ नहीं दिखता है, रफ दिखता है। तो इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। मैंने पहले ही कहा था कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, एक नेटवर्क है, एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड वेसल्स। जिसमें ट्यूबल्स और वेसल्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ ई आर। ये मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अब इसके अंदर जो पार्ट आता है, पहले हम ये समझना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है। आइए उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर आए हैं। इट लुक्स रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच टू इट्स सरफेस। ये मैं आपको बार बार बता रहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ है, क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह है जहाँ पर कि प्रोटीन अवेलेबल होता है, या जहाँ से प्रोटीन रिलीज होता है, या जो प्रोटीन को बनाता है। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज क्रिएशन ऑफ प्रोटीन। ये भी आपको बता रहा हूँ बार बार। सो द प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द राइबोसोम, जो प्रोटीन राइबोसोम फॉर्म करता है, आर ई आर सेंड देम अकॉर्डिंग टू द नीड इन द अदर पार्ट्स ऑफ सेल्स। ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, अभी जस्ट अभी बताया था कि आर ई आर, मतलब कि अगर मैं आर ई आर की बात भी ना करूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, जिस पार्ट को जो नीड है, जिस भी एलिमेंट की या जिस भी प्रोटीन की कह लीजिए, या जिस भी मटेरियल की, वो राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है उसकी। तो कुछ भी वॉट एवर, किसी भी सेल के पार्ट को, किसी भी ऑर्गेनल को अगर किसी भी चीज़ की नीड है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही जाती है। और आर ई आर से तो जाता है क्या, प्रोटीन, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो जैसा यहाँ पर मैं पढ़ा के आर ई आर सेंड्स देम अकॉर्डिंग टू द नीड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स विद द हेल्प ऑफ ई आर। ई आर की हेल्प से वेसल्स के फॉर्म में हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं वो सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। आइए अब आपका पॉइंट जो नेक्स्ट है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो स्मूथ रेटिकुलम रेटिकुलम क्या होता है। इट लुक्स स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू इट्स सरफेस। ये भी आपको मैंने अभी बताया था पहले कि राइबोसोम्स इस पर अटैच नहीं होते हैं, इसीलिए अब स्मूथ दिखता है। दे आर द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस। और ये जो जगह होती है
वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइट किसका है, वो साइट है प्रोटीन्स का, राइबोसोम का, ठीक है। और ये जो स्मूथ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइट किसका, ये किसके लिए जगह है, ये है साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। तो SER हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं, जिससे हार्मोन्स का बनना और एंजाइम्स का बनना और उनका ट्रांसफ़र होना, ये SER का वर्क या इसका फंक्शन है। SER डिटॉक्सिफाइज मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग फ्रॉम ऑफ द सेल। देखिए, किसी भी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पॉइजन्स बनते हैं, पॉइजन्स मतलब वो हैज़ार्डस एलिमेंट्स जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। या फिर वो ड्रग सेल्स, ड्रग का मतलब यहाँ पर जो भी हमारे ऐसे केमिकल जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटॉक्सिफाइज करने का मतलब है, डिटॉक्सिफाई मतलब होता है कि गंदी चीज़ को बाहर निकाल देना, जो वेस्ट है उसको बाहर कर देना, ठीक है। तो SER क्या करता है, उस वेस्ट को बाहर कर देता है सेल से। सर्व्स एज चैनल, ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, अभी जो बताया था लास्ट पॉइंट पे मैंने अभी, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के जो वेरियस और रीजन्स हैं, यहाँ जहाँ पर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जिसको जिस मटेरियल की नीड होती है वो मटेरियल उसको किसके थ्रू मिल पाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही मिल पाता है। तो प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो प्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं किसी भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो की हेल्प से ही मेम्ब्रेन के पूरे हिस्से में पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से आपका जो आज का जो सेशन था साइटोप्लाज्म का, वो यहाँ फिनिश होता है। आगे आपको कुछ भी जानना है, कोई डाउट है, तो आप मुझे उसके लिए एक बार कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।